मेरा नाम अमित है। मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि हम सब शादी में जा रहे हैं। मेरे माता पिता और पत्नी तीनों एक शादी में गए थे। मैं घर पहुंचा, पड़ोस से चाबी लेकर मैंने गेट खोला। खाना मैं बाहर से खाकर आया था। मैं कपड़े बदलकर अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। घर पर किसी के न होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप शांति से एक किताब पढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ ही रहा था कि मुझे खिड़की पर कोई साया दिखाई दिया। इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं जो बंद घर समझकर चोरी करने की फिराक में हो? मैं यही सब सोच रहा था। फिर मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। इसके बाद मैं खिड़की के पास गया और चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। तो मैंने डरते डरते खिड़की खोलकर देखा। तभी मैंने देखा एक आदमी बाहर की ओर भाग रहा है। मैं जल्दी से मेन गेट खोलकर बाहर आया, लेकिन तब तक वो काफ़ी दूर जा चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो चोर ही था, लेकिन अब तो वो जा चुका था। इस घटना से मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा मन अब किताब में भी नहीं लग रहा था। एक अनजाना सा डर मेरे मन में बैठ चुका था। ये डर मेरे लिए नहीं था, बल्कि कई बार मेरे माता पिता या मेरी पत्नी अकेली रहती थी। मुझे बाहर टूर के लिए जाना पड़ता था। रात अधिक हो चुकी थी। मैं किचन में गया और पानी पीकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जो कि मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैंने काफ़ी छोड़कर एक हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पलटकर जाने लगा। तभी मैंने देखा कि जो किताब मैं पढ़ते पढ़ते उल्टी रख कर गया था, वे सीधी रखी थी और उसका पहला खाली पेज खुला था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, मैं तुम सबको मार दूंगी। ये पढ़ते ही मेरे हाथ से किताब छूट गई। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो खिड़की अब भी खुली थी, जिसे मैंने ही खोला था। मैंने जल्दी से जाके खिड़की बंद कर दी। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। मैंने पलंग के नीचे, अलमारी में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आखिर ये किसने लिखा और क्यों? यही सब सोचकर मैं घबरा रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मुझे एक बार लगा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन किताब सामने थी और किसी के चलने की आहट मैंने खुद सुनी थी। मैं जल्दी से किचन में गया और अपनी कॉफ़ी उठा लाया। फिर बेड पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीते पीते मैंने किताब उठाकर उस लिखे हुए को हाथ से छू कर देखा। मेरे हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर फर्श पर गिर गया। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए पर हाथ फेरा, मुझे एहसास हुआ कि ये तो किसी के खून से लिखा गया है, जो कि अभी ठीक से सूखा नहीं था और कुछ खून मेरे हाथ पर भी लग गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? सामने आओ, कौन मुझे मारना चाहता है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं थक कर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। उसमें 3 बज रहे थे। मैं घबरा कर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसी तरह सुबह के 5 बज गए। बाहर थोड़ा दिन निकल आया। मैं बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर मेरी पत्नी थी। सुनो जी, हम निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मैंने फ़ोन रखकर जल्दी से कॉफ़ी का मग समेटा, फर्श को साफ किया और उस किताब को बंद करके सामने अलमारी में रख दिया। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। 1 घंटे बाद मेरे माता पिता और पत्नी तीनों आ गए। सभी बाहर सोफे पर बैठकर बातें करने लगे, जैसे शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया था। मैं बेमन से सबकी बातें सुन रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मुझे टोका, क्या बात है अमित, कुछ परेशान दिख रहा है, तेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, क्या रात को सो नहीं पाया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात देर तक किताब पढ़ता रहा, नींद नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी आशा ने कहा, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आराम कर लेना, आज तो आपकी छुट्टी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आशा चाय बनाने चली गई। मेरी मम्मी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गईं। मुझे मौका मिल गया पापा से बात करने का। मेरे पापा ज्ञानचंद जी बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने बहुत तकलीफें उठाईं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हर बात अपने पापा से शेयर करता था। मैंने पापा को सारी बात बता दी और कहा कि वे किसी से कुछ न कहें। पापा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे वो किताब दिखा। मैं जल्दी से किताब ले आया। पापा ने किताब को खोला, लेकिन ये क्या, उस पेज पर तो अब कुछ भी नहीं लिखा था। ये देखकर पापा बोले, मुझे लगता है ये तेरा वहम है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर चुप बैठकर मैंने कहा, नहीं पापा, ये मेरा वहम नहीं है। ये देखा, वो खून के दाग अब भी मेरी उंगलियों पर लगे हैं। मेरे पापा ने मेरे हाथ को गौर से देखा। अब उन्हें यकीन था कि मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, तैयार हो और मेरे साथ चल। इसी बीच आशा चाय लेकर आ गई। हम तीनों ने चाय पी। इसके बाद मैं तैयार होकर
पापा के साथ बाहर निकला। हम गाड़ी में बैठकर पापा के बताए पते पर चल दिए। वहां पहुंचकर मैंने देखा ये एक पुरानी सी हवेली थी, लेकिन अच्छी तरह से सजी हुई थी। पापा जैसे ही अंदर पहुंचे, एक बुजुर्ग से व्यक्ति ने आकर कहा, अरे भाई ज्ञानचंद, आज अचानक बहुत दिनों बाद आए। पापा उनके गले लग गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर पापा ने कहा, वो अब फिर से मुझे धमकी दे रही है, मेरे बेटे को धमका रही है, उसे रोकना होगा। कल ये मेरा बेटा अमित घर में अकेला था, वो इसकी किताब पर लिख गई कि वो हम सबको मार देगी। देख भाई कमल, इसका कुछ बंदोबस्त कर, मेरे परिवार पर आंच नहीं आनी चाहिए। कमल जी कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, भाई साहब, यही सब कुछ दिन से मेरे साथ भी हो रहा है। तरह तरह से मुझे धमकी मिल रही है। मुझे लगा कहीं तेरे साथ भी यही सब न हो रहा हो, इसीलिए मैंने कल एक आदमी को तेरे घर भेजा था। वो खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई उस पर चिल्लाया और वो भाग लिया। मैंने कहा, हाँ अंकल, वो मैं ही था। मुझे लगा कोई चोर है, लेकिन ये सब क्या है, मुझे भी बताओ। मेरे पिता मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कमल जी ने कहा, बेटा आज से करीब 30 साल पहले हम दोनों एक गांव में रहते थे। वहाँ एक औरत थी जो कि तंत्र मंत्र करके सीधे सादे गांव वालों को ठगती रहती थी, उन्हें डराकर पैसे ऐंठती थी। हम दोनों शहर से पढ़कर गए थे, इसलिए हम उससे नहीं डरते थे। हमने गांव वालों को इकट्ठा किया और उसके घर पहुंच गए। उस समय वह एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रही थी। हमने पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। इधर गांव वाले उससे पहले ही गुस्सा थे। जब उन्होंने एक बच्चे को देखा तो वहां लेटा था, उसके मुंह पर सिंदूर लगा हुआ था, पास ही में एक तलवार रखी थी। ये देखकर गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। हम गांव वालों को रोकते रहे कि इसे सजा कानून देगा, लेकिन हमें सबने पकड़ लिया और फिर उसी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया। मरते मरते उसने हम दोनों की ओर देख कहा, जैसे मैं आज तड़प कर मर रही हूँ, ऐसे ही तुम दोनों का परिवार मरेगा। उसके बाद हम दोनों शहर चले आए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए। हम इस सबको भूल गए, लेकिन समय समय पर गांव से खबरें आती रहती थीं कि जिन 2 लोगों ने उसे तलवार से मारा था, उनकी लाश कुछ दिन बाद पेड़ से लटकी मिली। हम दोनों डर गए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। आज 30 साल बाद लगता है उसकी आत्मा को हमारे बारे में पता लग गया है। बेटा तू चिंता मत कर, हम इसका कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। इतना सब कुछ छुपा था इस सब के पीछे। मैं सोच में पड़ गया। वहाँ कुछ देर बातें करके मैं पापा के साथ घर आ गया। रास्ते में पापा ने किसी को कुछ न बताने की कसम मुझे दे दी थी। अचानक मेरा परिवार इतने बड़े संकट में पड़ गया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। यह सोच सोचकर मेरा हाल बेहाल होता जा रहा था। घर आकर मैं सोने चला गया। अगले दिन मैं ऑफिस गया और जाते समय पापा को हिदायत दी कि वे घर पर ही रहें। ऑफिस के सारे काम निपटाकर मैं शाम होते ही घर आ जाता था। रात को जगता रहता था। मुझे अब घर के हर कोने से डर लगता था। चिंता अपनी नहीं थी, लेकिन माता पिता और पत्नी को लेकर मैं बहुत डर गया था। 2 दिन बाद पापा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, हमें एक तांत्रिक मिल गया है। हम सबको उसके साथ गांव जाना है, वहीं वो पूजा कर उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। मैंने कहा, पापा कब चलना है? पापा ने कहा, बेटा 2 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन चलेंगे। कमल जी का परिवार भी चलेगा। वो तांत्रिक पूजा करके सबको एक काला धागा देगा, जिसे गले में पहनकर कोई डर नहीं रहेगा। फिर वो आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ करेगा। तय समय पर हम सब गांव पहुंच गए। वहां हमारे पुराने घर में तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। पूजा करने के बाद उसने काला धागा सबको दिया। सबने उसे पहन लिया। मेरी मम्मी और आशा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बस इतना पता था कि ग्रह शनाती की पूजा है। उसके बाद तांत्रिक ने सभी घर वालों को वहां से जाने के लिए कहा। केवल मैं, मेरे पापा और कमल जी वहां रह गए थे। अब तांत्रिक ने हवन शुरू किया। मंत्रों को उच्चारण कर वह आहुति दे रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कमल जी के अंदर वो आत्मा आ गई। वे इधर उधर हाथ पैर मारने लगे। तांत्रिक ने 1-2 आहुति दी और वे बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गए। कुछ देर और हवन करने के बाद तांत्रिक बोला, जाओ सब चिंता छोड़ दो, उसे मुक्ति मिल गई, अब वो कुछ नहीं करेगी। यह सुनकर हमारी जान में जान आई। मैंने पानी के छींटे मारे तो कमल जी को होश आ गया। वे काफी कमजोरी महसूस कर रहे थे। सब काम निपटाकर हम घर आ गए, लेकिन अब भी हमें 1 महीने तक वो काला धागा अपने गले में पहनना था। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया, गाड़ी घर के नीचे खड़ी कर रहा था। तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नहीं, वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी।
वही यहीं है, कहीं नहीं गई है। मेरा हाल देखो। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।